दोस्तों, बिहार की राजनीति हमेशा जात और धर्म के समीकरणों पर टिकी रही है। यहाँ कोई फैसला यूं ही नहीं होता। हर नाम, हर पद के पीछे समाज के एक बड़े वर्ग का समीकरण छुपा होता है, जुड़ा होता है। और अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले महागठबंधन ने जो फैसला किया है, वो सिर्फ चेहरों की घोषणा भर नहीं है, बल्कि जात और धर्म की गहराई से सोची समझी रणनीति, राजनीति चाल है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया है और वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। लेकिन इस एक फैसले ने कई सवालों को खड़ा कर दिया है। मुस्लिम पूछ रहे हैं कि हमको या किसी एक बड़े मुस्लिम नेता को उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार क्यों नहीं घोषित किया गया? क्या तेजस्वी यादव को सिर्फ 19% मुस्लिम आबादी का वोट चाहिए, उनको पद नहीं देना चाहिए? दरअसल इसके पीछे एक बड़ी सोची समझी रणनीति है। दरअसल बताया जैसे कि जातीय और धार्मिक समीकरण बिहार के इलेक्शन में पहले से प्रभावी रहे हैं। दशकों से बिहार की राजनीति दो गठबंधनों के आगे पीछे चलती आई है। एक एमवाई यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ और दूसरा लवकुश यानी कुर्मी कोयरी गठबंधन। और लालू प्रसाद यादव के दौर से लेकर आज तक मुस्लिम यादव समीकरण ने ही आरजेडी को राजनीतिक ताकत दी है। मुसलमानों ने हर चुनाव में तेजस्वी यादव का साथ दिया है और यादवों ने उस साथ को, उस भरोसे को अपनी जातीय ताकत के बल पर ताकत दी है, सपोर्ट किया है। लेकिन तेजस्वी ये भी जानते हैं कि बिहार अब 1990 का बिहार नहीं है। अब जाति के साथ साथ धार्मिक में ध्रुवीकरण गहराई से जोड़ जड़ें पकड़ रहा है और इसका असर भी बहुत हो रहा है। और अगर इस वक्त तेजस्वी यादव किसी मुस्लिम चेहरे को डिप्टी सीएम घोषित कर दे तो इसका सीधा राजनीतिक असर होता। विपक्ष यही कहता कि देखो, तेजस्वी यादव मुस्लिमों की गोद में बैठ गए हैं, वो हिंदू विरोधी राजनीति कर रहे हैं। और बीजेपी और आरजेडी इस बयान को गांव-गांव, गली-गली पहुंचाते कि महागठबंधन मुसलमानों के तुष्टिकरण में इतना गिर गया है कि डिप्टी सीएम पद उनको दे रहा है। और इसी वजह से तेजस्वी यादव ने यह निर्णय नहीं लिया। वहीं एक तरफ बीजेपी अपने हिंदू वोट बैंक को बचाने में जुटी है, वहीं तेजस्वी ईबीसी यानी अति पिछड़े वर्ग और इस निषाद मल्ला समाज को अपने पाले में लाने में जुटे हैं। अब समझिए कि कैसे वो जुटे हैं। मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम क्यों बनाया गया? मुकेश साहनी कौन है? जिनको सन ऑफ मल्ला भी कहते हैं, मछुआरा समाज से आते हैं। यह समुदाय जो है बिहार की आबादी में लगभग 7 से 8% हिस्सा रखता है, जो वर्षों से अति पिछड़ा वर्ग में रहा है और राजनीतिक रूप से ये काफी एक्टिव भी रहा है, इसकी भूमिका भी रही है। और तेजस्वी यादव को ये एहसास भी है, पता भी है कि अगर ईबीसी और ओबीसी एक साथ मिल जाएं तो ये बिहार के सत्ता के रास्ते को दुरुस्त कर सकते हैं। और इसलिए उन्होंने डिप्टी सीएम के लिए मुकेश साहनी का नाम आगे कर दिया है। यानी एक तीर से उन्होंने दो निशाने साधे हैं। पहले तो यही कि ईबीसी जो वर्ग है उनको अपने साथ लाना है। दरअसल ये वर्ग अब तक नीतीश कुमार का परंपरागत वोट बैंक रहा है। दूसरा है हिंदू वोट बैंक को साधे रखना या उनको संदेश देना कि महागठबंधन सिर्फ मुसलमानों की गोद में नहीं बैठा या मुसलमानों का तुष्टिकरण नहीं करता, बल्कि समाज के हर ढांचे का, हिंदुओं के हर जाति धर्म का भी ध्यान रखता है। क्योंकि अगर इस वक्त डिप्टी सीएम को लेकर किसी मुस्लिम चेहरे को तेजस्वी आगे कर देते तो फिर बीजेपी, जेडीयू ये कह देती कि देखिए ये किस तरह से सिर्फ मुस्लिमों के दम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं या सीएम पद पाना चाहते हैं। या बिहार के स्वर्ण पिछड़े अति वर्ग के जो पिछड़े लोग हैं उनको भी संदेश देते कि हाँ ये सच है। और ये जो बिखरा हुआ हिंदू वोट बैंक था, जिसमें भूमिहार भी है, राजपूत भी है, कुशवाहा, कोरी, निषाद यादव हर है, उनको सोचने पर मजबूर कर देता और एक धारणा को पैदा कर देता कि आरजेडी वास्तव में मुस्लिम और यादव की पार्टी है। और तेजस्वी इसी धारणा से बचना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे, क्योंकि वो जानते कि 1990 के दशक में उनके पिताजी ने मुस्लिम यादव को जोड़कर सत्ता चलाई, लेकिन अब ये नहीं चल सकता। वो जरूर पता है कि मुस्लिम उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन मुस्लिमों की पार्टी नहीं दिखाई देना उनको।
इसलिए वो जानते हैं कि अगर मुस्लिम चेहरा सामने आया तो फिर अल्पसंख्यक समुदाय तो खुश हो जाएगा, लेकिन बहुसंख्यक समाज नाराज हो जाएगा और बिना बहुसंख्यक के समर्थन के वो सीएम नहीं बन सकते। इसलिए ईबीसी समुदाय का जो डिप्टी सीएम लाए हैं वो इसी के साथ लाए हैं कि मुस्लिम उनको परंपरागत रूप से वोट देते आए हैं और ईबीसी अगर उनके साथ जुड़ जाता है और 19% 18% के साथ यादव उनके साथ है तो ये अपने आप में एक सत्ता के साबित बन सकते हैं। हालांकि इसका विरोध एआईएमआई कर ही रहे हैं। उनका वारिस पठान जो नेता है या असदुद्दीन ओवैसी है वो लगातार कह ही रहा है कि 2% वाले मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम 2% वाले डिप्टी सीएम बन रहे हैं, लेकिन 19% वाले मुसलमानों को सिर्फ वोट देने के लिए छोड़ दिया गया। यह बयान महागठबंधन के लिए भी परेशानी पैदा कर सकता है, क्योंकि एआईएमआईएम इस मुद्दे का राजनीतिकरण भी कर रहा है और इस मुद्दों को प्रतिनिधित्व बनाम इस्तेमाल की राजनीति में बदल भी रहा। एआईएमआई ये नैरेटिव पैदा कर रहा है मुसलमानों के अंदर कि आरजेडी, लालू, तेजस्वी सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं, उनका वोट यूज करते हैं, लेकिन उनको ताकत नहीं देते, उनको पहचान नहीं देते और यहाँ पर हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए जो मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों के लिए जीती मरती है। तो ये एक नैरेटिव वहां पैदा करने की कोशिश कर रही है कि एमवाई के भरोसे मत रहिए, अब मुसलमान अपनी पार्टी बनाए। एमवाई तो रहा ही है, वो साथ इस साल भी आएगा, लेकिन पिछड़ों को, अति पिछड़ों को अगर आरजेडी ने अपने साथ जोड़ लिया तो ये एक बड़ा बदलाव आरजेडी की ताकत में कर सकते हैं। तो वो समीकरण आरजेडी या तेजस्वी लेकर चल रहे हैं और इसीलिए उन्होंने इस जो है डिप्टी सीएम पद पर वीआईपी प्रमुख को नॉमिनेट किया है। बीजेपी जो है वो ये भी जानती है कि अगर ईबीडब्ल्यू में सेंध लगती है तो वो जो है खतरा उसके लिए हो सकता है, क्योंकि बिहार के जो 19% मुसलमान हैं वो जनरली आरजेडी के वोट रहे हैं, उनमें से बहुत कम ही बीजेपी को देते रहे हैं। 80% हिंदू ही ज्यादातर उनका रहा है। इस 80% में 36% ईबीसी है, 27% ओबीसी है, 15% स्वर्ण है और ये सारी जो जातीय समीकरण है इनका सबका वोट, इनका इन्फ्लुएंस होना बहुत जरूरी है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए सत्ता में आने के लिए। इसलिए हर राजनीतिक पार्टी बड़ी चतुराई से अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो बिना हिंदू को डराए सत्ता हासिल करने के लिए ईबीसी को अपने पक्ष में खींचने की जो तेजस्वी यादव की चाल है वो यही है कि अगर हमने ईबीसी का वोट बैंक अपनी तरफ कर लिया तो नीतीश का जो बेस वोट है उसमें हम सेंध लगा देंगे। हालांकि इस बात को नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों जानते हैं और इसी वजह से उन्होंने कहना भी शुरू कर दिया कि किस तरह से ईबीसी को पहचान नीतीश कुमार ने दी है। खुद प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से है और इसी तरह से जातीय समीकरण को साधने के लिए वहां पर यात्राएं हो रही हैं। नीतीश कुमार और पीएम मोदी दोनों अपने अपने स्तर पर काउंटर पॉलिटिक्स भी शुरू कर चुके हैं। नीतीश ने हाल ही में ईबीसी सम्मेलन किया था, पिछड़ा मोर्चा सम्मेलन किया था और महादलित विकास यात्रा जैसी रैली भी निकाली थी। इन तमाम चीज़ों से उन्होंने बताया था और ये भी बता दिया था कि अति पिछड़ा वर्ग को ये समझा दिया था कि नीतीश ही वो नेता है जिन्होंने उन्हें राजनीति की मुख्यधारा में लाया है, यानी अति पिछड़ों को वही लेकर आए हैं राजनीतिक मुख्यधारा में, वही उनके रहनुमा है। और वो इस मैसेज को बार बार दोहराते भी हैं कि तेजस्वी सिर्फ नारा दे सकते हैं लेकिन अति पिछड़े समाज को हक और सम्मान हमने दिया है। वही प्रधानमंत्री मोदी की जो रणनीति है वो समांतर चल रही है। मोदी जानते हैं कि तेजस्वी ने मुसलमानों को नाराज करने का जोखिम तो नहीं लिया, लेकिन हिंदू वोट बैंक को लुभाने की कोशिश की है, अति पिछड़ों को तोड़ने की कोशिश की है। इसलिए बीजेपी ने अपने प्रचार की दिशा भी इसी तरह से बदल दी है। वो भी अब सिर्फ राम मंदिर या हिंदू बनाम मुस्लिम पर नहीं टिके, बल्कि वो भी गरीब, पिछड़ा, ईमानदार शासन जैसे नैरेटिव बता रहे हैं, इन पर फोकस कर रहे हैं, सुशासन पर फोकस कर रहे हैं। मोदी की टीम अब गांव-गांव ये संदेश दे रही है कि जो लोग जातियों में देश को बांटना चाहते हैं या हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, जातियों में तोड़ना चाहते हैं, वो विकास नहीं कर सकते। ना वो विकास कर सकते, ना वो रोजगार दे सकते, वो सिर्फ समाज को बांट सकते हैं और सत्ता में अगर वो आए तो फिर वो जो जंगल राज है वही आ जाएगा जो 1910 का लालू वाला जंगल राज था। इसलिए बिहार की सियासत में जो समीकरण है
वो समीकरण इस चुनाव की दशा और दिशा तय करेगा। अब नीतीश कुमार जो बिहार की सोशल इंजीनियरिंग के सबसे बड़े आर्किटेक्ट माने जाते हैं, और नरेंद्र मोदी जो राष्ट्रवाद और पूरे देश में अपने दम पर, सुशासन के दम पर सत्ता बनाने की खासियत रखते हैं, उनकी ये परीक्षा है कि वो बिहार में किस तरह से इस नैरेटिव को काउंटर करते हैं। और इसी काउंटर का एक तरीका है दिल्ली के वासुदेव घाट पर पीएम मोदी का छठ पूजन। वो छठ पूजन के जरिए बिहारियों को ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी ही है, हम ही हैं जो वास्तव में हिंदुओं का ध्यान रखते हैं, हिंदुओं के लिए जीते मरते हैं। तो ये अपने आप में समझ सकते हैं कि कहाँ कैसे सांकेतिक रूप से वोटर्स को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे जनरल हो, ईबीसी हो, महिला हो, स्वर्ण हो, कोई भी हो, हिंदू एकता के लिए बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से काम कर रहे हैं। क्योंकि छठ ऐसा त्योहार है जो जाति और धर्म से अलग है, ना इसमें किसी पंडित की जरूरत होती है, ना किसी मंत्रों की जरूरत होती है। जो परंपरागत गीत हैं वो छठ पूजा जो महिलाएं दशकों से, सदियों से गाती रही है, वही होती है। छठ पर जाति धर्म के बंधन तोड़कर हर कोई एक हो जाता है, और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पूजा को चुना है। और ये दिशा और देने की कोशिश इस चुनाव को की है कि किस तरह से ये सरकार जो हिंदू हैं उनकी आस्था का सम्मान करती है। अब देखना होगा कि ये चुनाव में किस तरह से आस्था, परंपरागत विकास वैल्यू करता है, या फिर तेजस्वी जिस तरह से जातियों की लामबंदी कर रहे हैं वो इफेक्टिव रहती है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं, और इस चुनाव में क्या होने वाला है वो भी कमेंट करके बताएं। नमस्कार।